हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द व्यास एकेडमी। तो CUET के प्रिपरेशन के लिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास यूनिट 10 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर है, तो जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आसानी से उनके पास मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। भैया कहाँ गए आप लोग, आ जाइए। चलिए, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन हाइड्रोकार्बन वन और मोर, जैसे अगर हम एल्काइल हैलाइड पूछे कि होता क्या है भाई, तो एल्काइल हैलाइड सिंपल क्या हम लोग फार्मूला लिखते हैं RX। क्या लिखते हैं RX। तो एल्काइल हैलाइड मतलब जैसे मान लो CH4 एक क्या है हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से एक H को हटा करके हम क्या किए CH3Cl बना दिए, Br बना दिए, F बना दिए, आयोडीन बना दिए, तब उसको हम लोग क्या नाम रख देंगे एल्काइल हैलाइड। समझ रहे हैं, मतलब सिंपली क्या है कि किसी भी एल्कीन जैसे C2H6 है इथेन, वहां से C2H5 करके उसको Br कर दिए, तब ये क्या बन गया, एक एल्काइल हैलाइड बन गया। तो इस तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन से अब बात आती है कि जब वो एल्केन होगा, मतलब एल्केन मतलब कि एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। जब एल्काइल ग्रुप हो गया सिंपल, तो उसको अगर हम हैलाइड उसमें रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन के जगह पे, तो एल्काइल हैलाइड होगा। वहीं वो जो सिस्टम है R है, वो अगर एराइल ग्रुप होगा तो भैया क्या होगा, वो एराइल हैलाइड होगा। जैसे क्लोरोबेंजीन की बात कर ली, जैसे क्लोरोबेंजीन अगर सिंपल बात की है तो वहां पर क्या लिखा है क्लोरोबेन, तो ये क्या हो गया, ये एराइल हैलाइड का पार्ट है, ठीक है। तो सिंपल एकदम अच्छे से डेफिनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन समझे तो को भैया जो हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक या एक से ज्यादा क्या करे, हैलोजन जोड़ दे, क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, तब वो क्या हो जाएगा एल्काइल हैलाइड्स हो जाएगा या एराइल हैलाइड्स हो जाएगा, जिसको और नाम से जानते हैं, किस नाम से, हेलो एल्केन्स और हेलोइरिन्स, ठीक है। तो सिंपल भैया डेफिनेशन इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड अगर अच्छे से समझे हैं तो कहां से आता है भाई, देखिए चलिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड को समझते हैं पर कलर चेंज कर लेके। देखिए CX बॉन्ड को करेंगे बढ़िया से, देखिए ये कार्बन है, ये क्या हैलोजन है। जब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, जैसे यहाँ CF है मान लीजिए या कोई भी हैलोजन है, तो कार्बन की तुलना में उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो किस में ज़्यादा होता है, हैलोजन में, ठीक है। तो जब कार्बन की बात कहते हैं भाई, यहाँ X है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की तरफ शिफ्ट होके रहेंगे, हैलोजन की तरफ रहेंगे ना। क्यों, क्योंकि हैलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से अधिक है, तब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग, भाई एक बॉन्ड बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसके द्वारा एक इसके द्वारा दिया, लेकिन चूंकि X जो है हैलोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से जो X जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो X की तरफ मूव रहते हैं, X की तरफ टिल्ट रहते हैं, ठीक है। अब जब X की तरफ टिल्ट रहेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और तब इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो जो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है CX के बीच का बॉन्ड, उसका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है, पोलर। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी जनरेट हो गई ना भाई, पोलैरिटी जनरेट हुई ना, यहाँ प्लस आया, यहाँ पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है किसमें, CX में, एल्काइल हैलाइड की बात हो या एराइल हैलाइड की बात हो, वहां पे दोनों के केस में जो पोलैरिटी जनरेट होती है उसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो X अपनी तरफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, जिसके वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे रिस्पेक्टिवली कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, देखिए कार्बन हैलोजन के स्ट्रक्चर की बात, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे CH3Cl स्ट्रक्चर की बात करें,
CH3Cl। तो सिंपल कुछ नहीं अंतर है भाई। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा हम लोग जानते हैं, टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। तो अगर हम टेट्राहेड्रल की बात बनाने की बात करें, H H H और H, ठीक, इनके बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है ना। तो अब इनकी जो बेच होती है, यहाँ पे क्या किए, एक H को हटाए थे हम, अभी यही चर्चा हुआ ना कि एक H को हटा करके क्या रख दिए, हेलोजन लगा दिए, X लगा दिए, ठीक है। तो ये H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो इनकी भी ज्योमेट्री शेप जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, sp3 होती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप इनका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। आप कोई भी चाहे CHCl2 बनाइए, CH2Cl2 बनाइए, या CH3Cl बनाइए, CCl3 बनाइए, CHCl3 बनाइए, CCl4 बनाइए, आप ऐसे ही बनाते जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं क्रिएट होंगे, आपको देखेंगे तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 आएगा, और ज्योमेट्री जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, टेट्राहेड्रल आ रहा है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये डिफरेंसेस आते हैं, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पे है, कैसा उनका साइज है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन जो शेप और ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। चलिए डाइपोल मोमेंट की बात कर लिए। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, जैसे अगर फॉर्मूला देखें तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू डी, ये होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो ये चार्ज और डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस के मल्टीप्लाइड। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो मार्जिनली ज्यादा इफेक्ट करता है चार्ज की तुलना में, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस को प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे म्यू में इन्वॉल्वमेंट का, तो वहां पे डिस्टेंस का जो चार्ज होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस की प्रायोरिटी होगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ये म्यू की वैल्यू मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो यहां से देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपका, पूछ सकता है ना भाई, CH3Cl दे दिया और CH3F दे दिया, पूछा किसका ज्यादा होगा, या आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए उसमें से किसका ज्यादा होगा। तो सिंपल अगर हम समझे, यहाँ पे देखिए इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ है। और यहाँ पे क्या है, लार्ज बॉन्ड लेंथ, किसके केस में, CH3Cl के केस में। तो ये जो Cl का बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी क्या है, ज्यादा है, जबकि F के केस में बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, जिसके वजह से जो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होती है वो कम होती है। तो ये सिंपल, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरीके के रीजनेबल क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि भाई डाइपोल मोमेंट CH3F में कैसे होता है। भाई रटने के लिए मैं रट ले, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि भाई अगर CH3F है, CH3Cl है, वहाँ बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट की बात आ रही है, वो डिपेंड कर रहा है बॉन्ड लेंथ है, तो ऐसे सारे कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, डाइपोल मोमेंट भैया बॉन्ड लेंथ आ गया, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, F के केस में ज्यादा कम है, Cl के केस में ज्यादा है, तो वहां पे CH3Cl वाला जो होगा उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट CH3F की तुलना में ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली CH3Cl ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। सिंपल नॉमेनक्लेचर, आप ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर का रूल पढ़े होंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं। देखिए जैसे IPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, अगर जनरल नेम करेंगे, IPAC नेम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर IPAC नेम करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल मेथेन है, सब्स्टिट्यूटेड हुआ, क्लोरो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बड़े स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे सकते हैं, Cl CH2 CHCl, मान लीजिए 2 है, CH3, ठीक है। तो यहां पे देखें CH3 CHCl CHCl, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे सेम आएगा, तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग करेंगे। अब इधर से नंबरिंग किए तो भी 5 है, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो भी 5 आएगा। और सेकंड और फोर्थ पे क्या है, 2 क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा 2 4 डाई क्लोरो
2,4 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? पेन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से नाम लिखते हैं। कुछ और आईपीसी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसे कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ हेलो एल्केन का भी देख लेते हैं, कुछ हेलोरीन्स का भी देख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड, CH मान लीजिए डबल बॉन्ड के साथ दिया और हेलोजन। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया है तो आपको क्या करना है? नंबरिंग देखना है। यहां से देखेंगे 1 2 3 4। तो यहां से क्या कि ये 4 कार्बन आया टोटल। कितने कार्बन आए? 4। जो 4 कार्बन आया तो यहां से पहले पोजीशन पे क्या है? Cl, तो लिख देंगे वही 1 क्लोरो। दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इनोगे। ठीक है, वैसे ही अगर हेलो एरिन्स की बात कर लिए, इस तरीके से दिया है स्ट्रक्चर, मान लीजिए यहाँ दिया है Cl। ठीक है, तो ये इसका नाम बेंजीन होता है रिंग का, यहाँ पे लगा हुआ है तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। सिंपल ये तो नाम हो गया, लेकिन इसमें कुछ और भी आपको दे दिया, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दिया। जैसे यहाँ मान लीजिए CH3 दे दिया, यहाँ Cl दे दिया, तब आपको नाम कैसे लिखना है? ठीक है, तब इनका सिंपल नाम लिखेंगे। ये जो CH3 होता है ये टॉलुइन है, यहाँ जो पोजीशन होता है, जैसे इसका नंबरिंग भी आप लिख सकते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 2 क्लोरोटॉलुइन भी लिख सकते हैं। और अगर आपको 2 क्लोरोटॉलुइन नहीं लिखता तो आपको पता है कि एरोमेटिक सिस्टम में ये जो दोनों पोजीशन होते हैं इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो होते हैं, ये जो दोनों होते हैं मेटा होते हैं, और ये दोनों होता है ये ये सिंगल जो है ये पैरा होता है। ठीक है, तो इसको ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन कह सकते हैं ना। ठीक, तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर लिखें। जैसे एक नाम मान लीजिए 2 अलग अलग दिया है, 3 अलग अलग दे देते हैं, CH2 CH3। ठीक है, तो ये क्या किया? नंबरिंग देखेंगे इधर किधर से नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम लिखते समय क्या करेंगे? दूसरे पे फ्लोरीन है, तीसरे पे क्लोरीन है, चौथे पे ब्रोमीन। तो भैया नाम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेट का बड़ा इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? अल्फाबेटिक का बहुत इज्जत करते हैं। तो उनका जो प्रायोरिटी आर्डर होता है, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी आर्डर क्या, ABCD, तो उनके अल्फाबेट्स का जो प्रायोरिटी आर्डर होता है उसको हम बहुत ध्यान रखते हैं और उसी के बेसिस पे यहाँ नाम भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? चौथे पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो B पहले आएगा, तो 4 हमेशा क्या होगा? ब्रोमो होगा। उसके बाद C की बारी आती है तो 3 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पे आएगा क्या? फ्लोरीन। ऐसा नहीं कि 2 3 4 है तो 2 3 4 के हिसाब से, ना 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 भैया, अल्फाबेट्स का इज्जत करना है आपको। ठीक है, तो वो जब नंबरिंग आएगा उस पर आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्लोरो हो जाएगा। उसके बाद नाम लिख देंगे, कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्सेन, तो हेक्सेन आप लिख देंगे। सिंपल नोमेनक्लेचर समझिए। ठीक है, और कुछ नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखिए, जैसे कुछ इस तरीके से Cl आपको बना के दे दिया, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन चॉइस करना है। ये ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन चॉइस करना है। ठीक है, इधर से शुरू करिए, क्या होगा? 1 2 3 4, इधर जाते तो 3 4 और 5। ठीक है, यहां से आपको ध्यान रखना है, ये इसमें आगे बढ़ा देगा, ये Cl यहाँ है ना, Cl यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर है तो 1 2 3, इधर जाते तो 4 आता है, 1 3 यहाँ 4 और 5, तो 5 जाएगा, तो इसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे और बाकी ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे देखेंगे 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, और जिसमें तीसरे पोजीशन पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और एक Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 3 पे है ना, 3 क्लोरो, पहले क्लोरो आएगा फिर 3 मिथाइल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ आप समझिए, 3 मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन। सिंपल। ठीक है, ठीक है, कुछ और नोमेनक्लेचर देखें। जैसे इस तरीके से Cl है तो इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन होता है, जैसे हम लोग एल्केन से एल्काइल क्लोराइड बोलते हैं,
तो आप इसका नाम लिख सकते हैं क्या, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लिख दीजिए, या कॉमन नेम लिखते हैं तो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। ऐसे क्या करेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और सिंपल नाम निकला है तो सिंपल नाम लिखना है आपको, तो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड लिख सकते हैं। ये क्या है, क्लोरो, यहाँ क्या है ये साइक्लोब्यूटेन। तो सिंपल देखिए इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एकदम आसानी से। तो एक आपको नॉमेनक्लेचर भी आपको एग्जाम में दे सकता है, स्ट्रक्चर बना सकता है, या फिर आपको जैसे मान लीजिए नाम दे दिया 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 क्लोरो कुछ करके, पेंटेन ब्रोमीन हेप्टेन हेक्टेन ऑक्टेन सेप्टेन, कुछ भी नाम दे दिया, उसका स्ट्रक्चर बनाने के दे दिया और 4 ऑप्शन आपके दिए। तो आपका क्या है कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, सिंपल नॉमेनक्लेचर दोनों क्लियर होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या देता है, लिख दिया टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्या कह दिया, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड का क्या है कि आपको ये कॉमन नेम है, ये आईपीएससी नेम नहीं है, फिर आपको कॉमन नेम का भी पता होना चाहिए। जैसे टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप जो होता है वो इस तरीके से होता है, CH3 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 और यहाँ पे Cl लग गया, तो ये टर्शरी ब्यूटिल, ये टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है, यहाँ क्लोरीन लग गया तो ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। वही इसका अगर आईपीएससी नेम लिखते तो इधर की तरफ जाते 1 2 और 3 कार्बन हो जाता, इस पे क्लोरीन इस पे मोती, तो मतलब सेकंड वाले पे मिथाइल ग्रुप लगता और सेकंड वाले पे क्लोरो ग्रुप लगता, तो उसको बोल देते कि ये है। तो आसानी से सिंपल। वैसे ही आइसोप्रोपाइल होता है, जैसे इस तरीके से होता है CH3 CH CH3 Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल होता है वहां टर्शरी कार्बन, ये देखिए कार्बन का ध्यान रखिए, टर्शरी मतलब टर्शरी कार्बन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या, अगर इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे 1 2 3 तो सिंपल नाम तो इसका आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा, आईपीएससी नेम। लेकिन इसका नाम क्या आ रहा है कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको कॉमन नेम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल कई सारे बेसिस पे जो कॉमन नेम्स है वो याद कर लेंगे स्ट्रक्चर का, बाकी आईपीएससी नेम का तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, फॉर्मूले से आप आसानी से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे एल्काइल क्लोराइड ये लिए, ठीक है, इसका रिएक्शन किससे करा दिए, सोडियम आयोडाइड से, और ये एसीटोन के प्रेजेंस में, ये बड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल आयोडाइड बनता है, और ये जो क्लोरीन है वो Na के साथ चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसीटोन में जो ऑर्डर होता है रिमूवल का, जैसे F बड़ा आसानी से रिमूव हो सकता है, फिर उसके बाद Cl, फिर Br, फिर I, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखिए होता कैसे, अगर सिंपल ही समझे यहाँ से, जैसे ये NaI था, ठीक है, NaI है, इसका रिएक्शन क्या है, यहाँ से ये निकला तो Na प्लस और I माइनस के फॉर्म में निकलता है, यही होता है ना, Na प्लस और I माइनस के फॉर्म में निकलता है यहाँ से एसीटोन के प्रेजेंस में, ये भी होता है ब्रेकडाउन। अब ये जब निकलेगा, जैसे यहाँ देखिए एक्शन दिखा रहा है कि ये जब निकला I माइनस, तो I माइनस का नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक एक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एक्शन करेगा तो ये जाकर के इस पे क्या करेगा, कूदेगा, ऐसे जाकर के कूदा, और कूदा यहाँ से तो ये आसानी से यहाँ से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो एक एक ऐसा स्टेज आएगा, SN2 मैकेनिज्म पाथवे फॉलो करता है, ये ध्यान रखेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि SN2 SN1 क्या होता है। तो SN2 मैकेनिज्म पाथवे फॉलो करता है, ये यहाँ से I माइनस आया, इससे इस तरह से, तो कुछ ये जो ट्रांजिशन स्टेट वाला कंडीशन है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ हद तक अभी I जुड़ा है और Cl भी जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला है। फिर जैसे ही पूरी तरीके से Cl माइनस बाहर निकलेगा, वो किस फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और I आकर के किससे जुड़ गया, CH3 से जुड़ गया। और ये जो Cl माइनस निकला, यहाँ से Na प्लस निकल रहा था NaI वाले में, वो NaCl से जाकर के मिल जाएगा, NaCl बना लिया, ठीक है। जैसे सिंपल कुछ और रिएक्शन देखिए, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल रिएक्शन है, आसानी से समझते हैं, देखिए देखिए सिंपल रिएक्शन अगर समझे, रिएक्शन है, अगर इसका रिएक्शन किससे करा दें, NaI से रिएक्शन करा दिए एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है, ठीक है, ये बेंजाइल क्लोराइड है, यहाँ से क्या होगा, I आकर के इससे जुड़ जाए, बस सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कुछ और रिएक्शन देखें, मान लीजिए यहाँ पे OH भी जुड़ा है और यहाँ पे आकर के Cl जुड़ा है, इसका रिएक्शन करा दिए किससे,
NaI से। ये ध्यान रखिए फिंगलस्टीन में मोस्ट ऑफ द केसेस में NaI से रिएक्शन कराते हैं और आयोडाइड बनाने के लिए ही कराते हैं, ठीक है। एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये Cl यहाँ से फिर से वहीं बाहर निकलेगा, अटैक करेगा I-, तो ये बन जाएगा, तो I आ जाए इधर। अब इधर क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी SN2 रिएक्शन में आसानी से उसको समझेंगे भाई कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन होगा तो उल्टा बनेगा प्रोडक्ट, इसी वजह से इसको याद दिया। प्रोडक्ट का नाम सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि I इधर की तरफ आता है, क्योंकि अपोजिट प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल रिएक्शंस है फिंगलस्टीन रिएक्शन का। अगर फिंगलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो आप आसानी से समझ दें कि भैया सोडियम आयोडाइड्स का रिएक्शन कराते हैं, RF से करा सकते हैं, RCl से करा सकते हैं, RBr से करा सकते हैं। रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल यहाँ RI बनेगा, RI बन जाएगा, ठीक है, RI बन जाएगा। ये सिंपल आप समझ लीजिए एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए नेम रिएक्शन, एक और नेम रिएक्शन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। यहाँ पे क्या होता है, RCl का रिएक्शन कराते हैं AgF। देखिए वहाँ पे क्या था, सोडियम आयोडाइड, मतलब आयोडाइड बनाने के लिए रिएक्शन करा रहे थे। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, फ्लोराइड बनाने के लिए। ये तो टर्म आप ध्यान दीजिए कि फिंकलस्टीन F है तो आयोडाइड बनाने के लिए करा रहा है, स्वार्ट्स रिएक्शन है तो क्या बनाने के लिए, फ्लोराइड बनाने के लिए। ये बड़ा कॉमन टर्म है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RCl का रिएक्शन AgF से कराते हैं, और तो क्या बनता है, RF बनता है, और AgCl आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल दिया, C2H5Cl लिए हैं, AgF से रिएक्शन कराएं, C2H5F और AgCl बन गया, ठीक है। कुछ और रिएक्शन देखें इसका, स्वार्ट्स रिएक्शन का। देखिए जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे रिलेटेड एक कई बार ये एक रिएक्शन पूछा है, CCl3 है यहाँ पे, इसका रिएक्शन क्या करा दी, HbF4HF के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो CCl3 है ना, देखिए CCl3 है वो CF3 में कन्वर्ट करता है, एकदम आसानी से, कोई समस्या नहीं आने वाली। बाकी जो रिएक्शन है CH3CH2Br है, इसका रिएक्शन AgF से करा दिए तो क्या बन जाएगा, CH3CH2F बन जाएगा आसानी से, और यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ स्वार्ट्स रिएक्शन के एग्जांपल। देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन का याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। और फिंकलस्टीन की बात होगी अगर फिंकलस्टीन की, तो वो किसके लिए होता है, एल्काइल आयोडाइड के लिए। तो ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, बढ़िया से एकदम याद कर लें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन। आगे तरफ मूव करते हैं। देखिए अल्कोहल से भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे दो रिएक्शन यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है कि आप लिए क्या, ROH अल्कोहल लिए, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे करा दिए, HX से। अब HX से रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस और X माइनस के फॉर्म में निकलेगा। ये H प्लस जाकर के आसानी से प्रोटोनेट हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जाकर के जब प्रोटोनेट होगा OH2 प्लस बना लेगा। और OH2 प्लस क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग होता है। डायरेक्ट OH को निकालना उतना आसान नहीं है जितना OH2 प्लस को। तो इस वजह से क्या करते हैं, H प्लस जाता है पहले किसके पास, OH के पास। OH को कहता है भैया हम आपको प्रोटोनेट करना चाहते हैं। तो जब OH भी क्या कहता है कि जब आ ही गए हो तो प्रोटोनेट कर लो, तो वो प्रोटोनेट उसको कर लेता है। अब जैसे ही प्रोटोनेट करेगा OH2 प्लस के फॉर्म में बना ले जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। H2O के फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा और R प्लस बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। फिर क्या होगा भाई सिंपल रिएक्शन, X माइनस, ये यहाँ का HX का X माइनस बचा हुआ था, वो R प्लस को देखेगा प्लस फॉर्म में है, तुरंत आकर के उनसे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना देगा और एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एकदम सिंपल, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है।
सिंपल रिएक्शन है, यहाँ देखिए, ठीक है। RDS मतलब यहाँ लिखा हुआ है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ का जो बनने का ये कार्बोकेटायन के बनने की जो स्पीड होती है वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्पीड है। तो सिंपल एल्कोहल नहीं है, उसका रिएक्शन डायरेक्ट किससे करा दिए, HX से करा दिए, तो भी हमारा क्या बन सकता है, आसानी से एकदम एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन यहाँ दिखा हुआ है, देखिए ROH रिएक्शन कर रहा है किससे, SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से, पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो भी RCl आसानी से बन जा रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं SNI रिएक्शन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड नाम से नहीं पूछता, पर ये रिएक्शन जान लीजिए। SNI मतलब होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, CH3CH2H इथाइल अल्कोहल ले ली, ठीक है, एथाइल अल्कोहल ले लिए, इसका रिएक्शन किससे करा दे, SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, तो CH3CH2Cl। SNI के बारे में एक और चीज आप जान लीजिए कि यहाँ हमेशा कैसा प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन। अभी जो बताए थे SN2 के केस में कैसा बताए थे, इन्वर्जन प्रोडक्ट। SNI के केस में क्या बताएंगे, रिटेंशन। और SN1 रिएक्शन अभी डिस्कस करेंगे, उसमें हमेशा रिटेंशन वाला भी और इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग रेसमिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल से भी आसानी से क्या बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, एल्काइल हैलाइड। जैसे आप अल्कोहल का डायरेक्ट रिएक्शन HX से करा दीजिए, या फिर अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करा दीजिए, तो भी आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अल्कोहल्स की तरफ ही। ये देखिए फ्रॉम एल्कोहल, सी अभी है, एल्कोहल्स का रिएक्शन कराएंगे किससे, PCl3 से। देखिए ये दो आप रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा कि ROH का रिएक्शन PCl3 हो, PBr3 हो, कोई भी हो, या PCl5, दोनों से रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड्स का ही फॉर्मेशन होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ PCl3 से कराइए, PBr3 से कराइए, PCl5 से कराइए, PBr5 से कराइए, में हमेशा क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो। जैसे यहाँ देखिए एक सिंपल रिएक्शन दिया है कि एक जो PCl3 है, 3 हैलाइड है, तो उसमें 3 एल्कोहलिक कंपाउंड, 3 एल्कोहलिक मॉलिक्यूल का, देखिए यहाँ सिंपल बढ़िया से समझा है ना कि ROH यहाँ पे 3 ROH क्या है, तीनों का Cl से बाहर निकल जाएगा, OH और OH किसके साथ आ जाएगा, P के साथ, और क्या बना लेगा, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या बना देता है, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। वैसे ही ROH का PCl5 से रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, PCl3 ये बना, 2 Cl इसका, 2 Cl था, तो ये दोनों क्या किया, OH और OH से रिएक्शन करा लिया, CH3CH2Cl बना लिया, CH3CH2Cl बन गया, क्योंकि CH3CH2OH लिए थे, इथाइल अल्कोहल यहाँ लिए हैं, ठीक है। तो CH3CH2Cl बना दिए, POCl3 बन गया, ठीक है। ये देखिए POCl3 कैसे बना, यहाँ देखिए एकदम स्टेप वाइज समझिए इसको, बहुत आसानी से, एकदम कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए कि यह PCl3 था, PCl5 से 2 Cl ले लिया, कौन, CH3CH2 यहाँ से आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक CH कौन ले लिया, Cl कौन ले लिया, HCl, ये जो OH के पास वाला, और O किसके साथ चला गया, POCl3 बना लिया, ठीक है। मैकेनिज्म सिंपल है ना, एकदम समझने लायक। चलिए कुछ और रिएक्शन देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे देखिए मान लीजिए इस तरीके से रिएक्शन अगर आपको दिया है कुछ, CH3 CH2OH और कह दिया कि HBr से रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए HBr H+ और Br-, H+ गया, इसको प्रोटोनेट किया, CH3 CH2OH2+ बना, यहाँ से ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में क्या बन जाएगा, CH3 CH2+ बन जाएगा, और ये Br- यहाँ फिर से आया, Br- और बना लिया क्या, CH3 CH2Br, ठीक है। वैसे ही कुछ रिएक्शन दे दिया, मान लो इस तरीके से रिएक्शन दे दिया, CH3 CH2 CH CH3 और OH दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि SOCl2 से रिएक्शन कराइए, तो क्या बना देंगे, ये OH को सिंपल हटाना है, यहाँ से आकर के Cl जोड़ दे, कुछ चेंजेस और नहीं करने हैं आपको, समझ लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, Cl जुड़ जाएगा, या PCl3 से रिएक्शन कराना हो, कोई भी रिएक्शन है, जैसे CH3 है, ठीक है, CH3 है, CH2 मान लो OH है, इसका रिएक्शन किससे करा दिए, PCl3 से करा, तो भी सिंपल है, हम क्या लेना देना है, Cl3 होना है, यहाँ पे इससे बना है ना, बस सिंपल, उसी को क्या करिए, OH को हटाइए, Cl को छोड़ दीजिए,
CH3 CH CH3 CH2 Cl। तो ये इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए, चाहे PCl3 से कराइए, PCl5 PBr3 और SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए, आपका आसानी से क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ प्रिपरेशंस थे जो हम लोग 2 वीडियोस में पढ़े। पिछले वीडियोस में कुछ प्रिपरेशन पढ़े, आज कुछ प्रिपरेशन जिसमें फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज नेम रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं उससे, हर साल लगभग एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको पूछ ही देता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, आगे चल के अब क्या पढ़ना है आपको, प्रिपरेशन। भाई हम अब किसी भी कंपाउंड को बना लिए, अब बना लिए तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो पढ़ेंगे ना कि भैया उसका फायदा क्या है। तो अब उसके प्रॉपर्टीज की बात आती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले ही दिमाग में आता है एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स के केस में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है भाई, जैसे एल्काइल हैलाइड को ही ले लिए, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है। ये क्या किया, इस एल्काइल हैलाइड्स के ये जो लिविंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्या, लिविंग ग्रुप, इसको यहाँ से हटाया, मतलब इसकी पोजीशंस को क्या किया, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह ले लिया, इस तरीके से बना लिया, R के साथ क्या जोड़ दिया, न्यूक्लियोफाइल। तब इस तरीके के कंडीशंस जहां आपको देखने को मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जब सब्स्टिट्यूट करे किसी एल्काइल हैलाइड में, लिविंग ग्रुप को हटाए और उसकी जगह ले ले, तब उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके का होता है, SN1 और SN2। SN1 क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 क्या है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। पहले देखिए इसके बारे में रिएक्शंस कैसे होते हैं। जैसे SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है, SN1 रिएक्शन, यहाँ टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिए, यहाँ देखिए ना, ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड लिए। यहाँ से क्या होता है, पहले 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, ये ध्यान रखिए। इस यहाँ पे ये जो SN1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, आसानी से बाहर निकल रहा है, और जैसे ही बाहर निकलेगा भाई, यहाँ से कोई नेगेटिव आयन के फॉर्म में, भाई लिविंग ग्रुप क्या है, हैलाइड्स क्या होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकलते हैं। नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन बना और यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। जैसे ही कार्बोकेटायन बना, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा है वो क्या किया, इस कार्बोकेटायन मतलब प्लस पे, उस पर क्या किया, आकर के अट्रैक्ट हो गया, और जैसे ही प्लस आया माइनस से अटैक होकर के क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया। तो Br क्या हुआ, बाहर निकल गया, OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के जुड़ गया। तो मैकेनिज्म आप दिमाग समझिए सिस्टमैटिक ढंग से कि 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है किसमें, SN1 रिएक्शन। तो कंफ्यूजन मन हुई, SN1 इज द मॉलिक्युलरिटी, वहाँ यूनिमोलिकुलर, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म कैसा होगा, वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, ये हमेशा हम याद रखेंगे। 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उस पर जाके जुड़ेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चले। देखिए यहां से हम लोग समझते हैं अब रेट क्या है। जो रेट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। तो यहीं पे हम बात करते हैं क्यों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो R यहाँ से है तो क्या बनता है, R+ बनता है पहले स्टेप में, और जो पहला स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, RDS होता है। क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जब भाई रेट को डिटरमाइन करने के लिए इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल पहले स्टेप का हो रहा है, तो हम सेकेंड स्टेप में जितने लोग हैं उनकी क्या हम इज्जत करेंगे। पूरा रेट जो है वो पूरी तरीके से किस पे हो रहा है, डिपेंड पहले स्टेप पे। अब जब पहले स्टेप हो रहा है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, सबस्ट्रेट का। न्यूक्लियोफाइल का यहाँ का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो उसको हम रेट में कंसिडर नहीं करते हैं। तो SN1 के केस में जो रेट होता है वो केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन का उसका प्रभाव नहीं होता है। इसी वजह से इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, SN1 लिखते हैं।
कि यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ऐसे रेसमिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, सॉरी रेसमिक मिक्सचर की बात कर लें, यहाँ प्रोडक्ट देखें, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, चलिए सिंपली देखिए, अगर जैसे अभी हम बात चर्चा की हम लोग, यहां पे क्या कर रहे थे, अभी कार्बोकेटायन बन रहा था ना, कार्बोकेटायन बन रहा था, ठीक है। पहले स्टेप में क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था। अब ये जो कार्बोकेटायन होता है इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर होती है। अब भाई ये एक प्लेन में है, न्यूक्लियोफाइल सारे एटम्स क्या है, एक प्लेन में है। न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आसानी से अटैक कर सकता है और इधर से भी आसानी से अटैक कर सकता है, समझ रहे ना। मतलब कि फ्रंट साइड भी अटैक इजीली हो सकता है और बैक साइड भी अटैक क्या हो सकता है, इजीली हो सकता है। तो इसी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो दोनों तरीके का, मतलब कि अगर हम RX लिए प्रोडक्ट बनाएं तो न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से भी जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से भी जुड़ेगा। मतलब फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक दोनों ही 50-50% लगभग होंगे, बराबर मात्रा में बनेंगे। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा कैसा है, रेसमिक मिक्सचर। यहां रेसमिक मिक्सचर है ना, फ्रंट वाला भी प्रोडक्ट बन रहा है, सेम तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन लिए वो वाला भी बनेगा और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला भी बनेगा, दोनों तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपसे पूछेगा कि SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है या SN1 में कैसा किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। तो SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री बनती है, रेसमिक मिक्सचर बनता है या रेसमिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े। SN2 की बात कर लें, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा ये रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक का प्रोडक्ट बन गया, सिंपल रिएक्शन है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेप, वन स्टेप मैकेनिज्म है, ये ध्यान रखेंगे। कैसा है रिएक्शन, वन स्टेप मैकेनिज्म है, और वन स्टेप मैकेनिज्म जब होगा तब प्रोडक्ट कैसा बनेगा। देखिए अब Br पे जैसे कोई भी हैलाइड आयन हुआ उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव आयन। न्यूक्लियोफाइल आया उस पर भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव आयन, या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा। तो जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, नेगेटिव आयन है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है। भाई अगर ये OH माइनस यहाँ से ये निकल रहा है, इधर ही से ये अटैक कर देता, इन दोनों के बीच में क्या होगा, तब झगड़ा हो जाएगा, मार हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो बड़ा अच्छा है, ये कहता है ना काम करिए भैया आप इधर से निकलिए, हम बैक साइड से आएंगे, पीछे से आ सकते हैं। कितना कितना अच्छा है, शांति से उसको कह रहा है, दिया ना, निकलिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाने वाले, हम आराम से पीछे से चले जाते हैं। तो वो पीछे की तरफ से अटैक करता है, और जब पीछे की तरफ से अटैक करता है, देखिए इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है कि पहले एक कंडीशन ऐसा था कि जब OH हल्का सा जुड़ा रहता है और Br भी हल्का जुड़ा रहता है, पूरी तरीके से ना इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ रहता है ना पूरी तरीके से इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ रहता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में से Br पूरी तरीके से बाहर निकलता है और OH पूरी तरीके से जुड़ जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से मैकेनिज्म होता है, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, रेट में देखिए, अगर रेट की बात करें अगर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि भाई रेट की का रिएक्शन क्या हो रहा था, एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन हो रहा है, वहां पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबस्ट्रेट अगर बढ़े के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो भी रेट बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो भी रेट बढ़ेगा। ये ध्यान रखेंगे कि SN1 के केस में क्या हो रहा था, केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था, जबकि SN2 के केस में क्या होगा, सबस्ट्रेट पे और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, श्योर है ना, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये दाने, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, किसके किस पे, सबस्ट्रेट पे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे, इसलिए बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया RX था, अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है, सेम स्टेप में अटैक हो रहा है, तो ये अभी इधर की तरफ से जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, अभी बताया कि रिपल्शन होने लगेगा, तो ये इधर की तरफ से जा रहा है, और जब इधर की तरफ से जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन लिए रहेंगे उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जो हमेशा SN2 के केस में क्या होता है
इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट, हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई रिएक्शन लिखें, देखिए जैसे कोई रिएक्शन लिखे CH3, यहाँ X लिए, इसका रिएक्शन करा दीजिए कोई भी OH माइनस ले लीजिए। अब यहाँ से सेम स्टेप में अटैक होगा, इधर से बाहर निकलेगा तो OH माइनस, और यहाँ से क्या होगा CH3 ये जुड़ा रहेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या है X माइनस बाहर निकलता रहेगा। X के जगह पे Br ले लेंगे तो Br या Cl जो भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ से Br माइनस निकलता रहेगा। अब क्या होगा कि ये पूरी तरीके से जब OH माइनस जुड़ गया तो ये बन गया CH3 आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना, जैसे अगर हम यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन आप RS पर करेंगे, R कॉन्फ़िगरेशन का लेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट कैसा बनेगा? S कॉन्फ़िगरेशन। सेम साइड, जिस तरीके से जिस साइड से Br जुड़ा रहेगा या हैलाइड आयन कोई भी जुड़ा रहेगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड से क्या न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। ये हमेशा याद रखेंगे, उसके जस्ट न्यूक्लियोफाइल मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड से अटैक होगा, ठीक है। तो ये हमेशा आप देखिए, दो चीज हमेशा याद रखेंगे। SN1 के केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? रेशमिक मिक्सचर बनेगा। SN2 के केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये बड़ा जरूरी चीज है। और SNI एक रिएक्शन होता है, उसको आपको पढ़ना नहीं पर जान लीजिए, बस थोड़ी थे। रिटेंटिव प्रोडक्ट, रिटेंशन मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन लिए रहेंगे वही बनेगा। तो अगर SNI की बात करेंगे तो वहाँ सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, SN2 में इन्वर्टेड बनेगा, SN1 के केस में दोनों तरीके का प्रोडक्ट बनता है, सेम वाला भी बनेगा और अपोजिट वाला भी बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 दोनों की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, लेस हिंडर्ड कार्बन। देखिए SN2 की बात अगर हम करें, SN2 की बात करेंगे, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं। SN2 के केस में देखिए क्या होता है, हमेशा जब ऑर्डर होता है, मिथाइल हाइलाइड हुआ या फिर प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्शरी हुआ, ये जो रेट होता है ये सब, यहाँ तो टर्शरी के केस में तो रिएक्शन होता ही नहीं है, बहुत केस पॉसिबल होता है, ये यहाँ रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही जैसे मतलब हम कहें कि ब्रांचिंग बढ़ती है, मतलब SN1 SN2 की केस की बात हो रही है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वहाँ जो रेट होता है वो स्लो होता जाता है। तो अगर आपको पूछ दिया प्राइमरी हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड दे दिया कहीं एग्जाम्पल में और कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन SN2 के केस में किसका ज़्यादा होगा, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन आप रखेंगे। सबस्ट्रेट के केस में क्या होगा, SN2 रिएक्शन की बात हो रही है, तो जैसे जैसे इस ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटता जाएगा, स्लोअर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर, मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स, सब लिखा हुआ है, टर्शरी हैलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनरिएक्टिव भी लिख दें कि ये जो टर्शरी हैलाइड होता है वो SN2 के केस में वो अनरिएक्टिव हो जाता है, ज़्यादा रिएक्शन देता ही नहीं है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की कंडीशंस अलग अलग हैं, कुछ उसको पढ़ते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज मोर पावरफुल देन कॉन्जुगेटेड एसिड। जैसे अगर हम बात किए H2O से क्या होगा, H2O से H+ में से निकला तो क्या बना, OH-। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, जैसे NH3 हुआ या NH2- हुआ, तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो हमेशा ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, कहीं OH- अटैक कर रहा है, कहीं H2O अटैक कर रहा है, तो कौन ज़्यादा फास्टर होगा, OH-। ये कंडीशंस है, देखिए सब याद करिए। आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो OH- इज स्ट्रॉन्गर देन OH2-, H2O-। क्यों, नेगेटिवली चार्ज अगर होगा तो उसके जो कॉन्जुगेट एसिड होंगे उसकी तुलना में वो ज़्यादा पावरफुल होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, करेक्ट। न्यूक्लियोफिलिसिटी और कंपेयरिंग द न्यूक्लियोफाइल हुज अटैकिंग एटम इज इन द सेम रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रफली इन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये कह रहा है कि एक ऑर्डर है बेसिसिटी का ऑर्डर, जिसमें कहते हैं तो उसी न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी ऑर्डर होगी। जैसे NH2- आपको कहीं दिया, यहाँ पे अगर आपको NH2- कहीं पे दिया है और आपको OH- दिया है, तो कौन तेजी से अटैक करेगा कंपैरिजन करने पे? तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को याद कर सकते हैं कि किस तरीके से होगा। OH- दिया है और NH3 दिया है,
ठीक है, F माइनस दिया, वाटर दिया, तो ये आप इस तरीके से कंडीशंस को देखते हुए याद कर लेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, in general nucleophilicity increases on going down in a group of periodic table although the basicity decreases। ठीक है, बेसिसिटी की बात कर लेंगे, डिक्रीज करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे I माइनस होता है वो Br माइनस से बेटर न्यूक्लियोफाइल है। रीजन क्या है, इसका साइज की बात होती है, जो इजिली अटैक कर सकता है बिगर साइज की वजह से I माइनस। अगर हम F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस बात करें तो वहां पे I माइनस क्या होता है, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, स्टेरिकली बल्कि न्यूक्लियोफाइल इज लेस रिएक्टिव देन, सही बात है। अगर कहीं पे आपको क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल है उसको जैसे CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस, OH है, ये नॉर्मली इसकी तुलना में जो है ज़्यादा बिहेव कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेरिकली जो हिंडर्ड होगा न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान रखेंगे, स्टेरिकली हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऑलवेज लेस रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू किसके, नॉर्मल। ठीक है, जिसमें कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है जितना इजिली कोई ग्रुप निकल सकता है ऐसे नहीं। हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक जितना तेजी से कोई ग्रुप निकलेगा उतने अच्छे से OH माइनस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करेगा। भैया निकालना तो है हमको, सब्सटीट्यूशन अगर करना है तो निकलेगा तभी तो सब्सटीट्यूट होगा। और जितना इजीली निकल जाए, किसी को हमको रूम से निकालना है, भगाना, उसकी जगह किसी को बैठाना है, अब वो जितना तेजी से निकल के भाग जाए उतना हम आसानी से जल्दी से बैठा सकते हैं दूसरा, समझ रहे हैं ना। तो जितना अच्छा होगा, अब ये जो अच्छा कैसे होगा, जितना मतलब वो नेगेटिव आयन जो होगा वो स्टेबल बने, निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन बने वो क्या स्टेबल बने। तो वो स्टेबल कब होगा, जिसकी साइज ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज उस पर आए तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, वो आसानी से आकर के स्टेबिलिट हो सकता है। तो I माइनस यहाँ पे क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा इन कंपेरिजन टू F माइनस। इस तरीके से ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, ये ध्यान रखेंगे, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। SN2 मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म में जो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है, SN2 मैकेनिज्म में हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे एसीटोन हो गया, CH3CO, CH3, ठीक है, DMSO हो गया, DMF हो गया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक, तो हमेशा याद रखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म नॉन पोलर, SN2 नॉन पोलर, SN2 नॉन पोलर, याद रखें, SN2 नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये याद रख लेंगे। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म के फैक्टर फैक्टिंग देखें, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट जैसे वहां था उसका जस्ट अपोजिट। वहां पे क्या हो रहा था कि स्टेरिकली हिंडर्ड कम होना चाहिए, मतलब ब्रांचिंग कम हो। यहाँ पे ब्रांचिंग जितना बढ़िया है, टर्सरी हेलाइड, ओह क्या बात है, कितना बढ़िया देगा। तो टर्सरी हेलाइड बहुत तेजी से रिएक्शन देता है SN1, प्राइमरी हेलाइड आते आते तो नॉन रिएक्टिव हो जाता है, यहाँ देता ही नहीं अच्छे से, सेकेंडरी हेलाइड के केस में देता है। तो अगर टर्सरी हेलाइड की बात कर ले, सेकेंडरी हेलाइड की बात कर ले, प्राइमरी हेलाइड की बात ले, तो हमेशा रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म क्या होगा, टर्सरी हेलाइड में सबसे ज्यादा, फॉलोड बाई सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी हेलाइड। ठीक है, अनसेचुरेशन अगर है कुछ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसको बोलते हैं एलाइल सिस्टम, उसको बोलते हैं क्या, सॉरी इसको बोलते हैं विनाइल, आई एम सॉरी, आप लोग पकड़ लेते हैं, पता है हमको, ये एलाइल है। ठीक है, तो विनाइल सिस्टम अगर है, विनाइल सिस्टम होता है, देखिए कंडीशन अब समझिए, बहुत अच्छे समझिएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड, तो दूसरा पेज कर लेते हैं आपको समझने के लिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH X, ये है, इस पे क्या होता है, लोन पेयर होता है ना भाई। ये क्या हुआ कि इस पे अटैक क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ, ये यहाँ चला गया, तो CH2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया। तो ये जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया, आप डबल बॉन्डेड हो गया ना, डबल बॉन्डेड। आप बताइए, आप सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि डबल बॉन्ड को, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को, दो बॉन्ड हो गया वहां, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना कठिन है, नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ना कठिन है ना भाई। अगर दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक तरफ सिग्मा केवल, तो सिग्मा के इधर तोड़ना है, पाई को तो एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, और हमको तोड़ना तो है भाई, इसको एक्स को निकालना है तो तोड़ना तो है। अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्डेड होगा तो इसको मुश्किल होगा तोड़ना। वहीं हम इसकी बात कर लें, एलाइलिक सिस्टम की बात कर लें,
ये इस तरीके से सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये बाहर निकल के कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व तो है, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व तो नहीं, बाहर निकला, अब ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। तो ये पॉजिटिव बन गया, स्टेबलाइज वो भी बन गया। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो विनाइलिक सिस्टम होता है वो कम तेजी से रिएक्शन देगा, कम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा SN2 SN1 में। हमेशा बीटा पोजीशन पे जो अनसेचुरेशन होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो एलाइलिक सिस्टम जो होता है वो बेटर होता है सिस्टम फॉर SN1 रिएक्शन विनाइलिक के तुलना में। ठीक है, समझ रहे हैं एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा अनसेचुरेशन अगर कहीं है तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होगा और बीटा है तो फास्टर होगा। रीज़न आपको पता चल गया। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात कर ली। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही चर्चा किए थे कि SN1 का जो रेट होता है, SN1 का जो रेट होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। यही तो बात हुआ है। तो भाई न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा है, कितना नेचर है, कैसा है, कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते ही चलेंगे, SN1 कह दिया। ठीक है, तो SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप की बात करें तो बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। हम लोग चर्चा भी किए थे कि बेटर लिविंग ग्रुप होगा SN1 के केस हो चाहे SN2 का केस हो, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर ही होगा। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है उतना अच्छा। वो ऑर्डर क्या था, I- सबसे बढ़िया, फॉलोड बाय Br, फॉलोड बाय Cl, फॉलोड बाय F। ठीक है, ये सही। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ केस में देखिए, वहां भी हम चर्चा कर रहे थे SN2 के केस में नॉन पोलर, SN1 के केस में क्या होगा, आपको पोलर सॉल्वेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको लिए कुछ रिएक्शन। SN1 के केस में देखिए क्वेश्चन आपको क्या, मैकेनिज्म तो आपको पता होना चाहिए कि 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है फिर प्रोडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफाइल आके जोड़ता है। SN2 के केस में 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, वहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ये आप याद रखेंगे। SN1 के रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। SN1 के केस में जो सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है कौन सा, पोलर सॉल्वेंट। SN2 के केस में नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े थे तो वहां पे क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कोई बाहरी ग्रुप आएगा किसी पर्टिकुलर को जो कि ऑलरेडी सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो यहां क्या है, यहां पे केवल और केवल क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। कोई बाहरी अटैक नहीं हो रहा है, कोई फॉरेन अटैक नहीं हो रहा, जो वहां पे प्रेजेंट है वही वहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। देखिए ये आपको कंडीशन यहां दिख रहा है, X है हैलाइड, यहाँ पे H, ये मतलब जिस पोजीशन पे जुड़ा है X इसको अल्फा, तो ये बीटा है, तो यहाँ इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, यहां से क्या होगा, बीटा से H और ये X HX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, HX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कीन। हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कीन, एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। और एक कंडीशन और याद रखेंगे कि हमेशा यहाँ पे जैसे बेस जो लिए वो एल्कोहलिक लेते हैं, जैसे KOH लिए तो एल्कोहलिक KOH लेंगे, ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि एल्कोहलिक KOH लेंगे। तो ये 2 कंडीशन आप माइंड में रख लीजिए कि भैया अगर एल्कोहलिक KOH कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वहां रिएक्शन कैसा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वहीं अगर आपको कहीं एक्वस KOH लिखा हुआ दिखे तो सीधे सीधे भैया बिना शक और शुबा के बाहर दीजिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे होगा। ठीक है, मतलब कि अगर एल्कोहलिक KOH है भैया तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ बढ़ेगा, अगर एक्वस KOH है तो भैया सिंपल सा बात है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बढ़ेगा, मतलब OH- आएगा, अटैक करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेगा। समझ रहे हैं। और एल्कीन का जब बात होगी तो फॉर्मेशन क्या होगा, एल्कीन का होगा। जैसे कुछ और रिएक्शंस एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेन का कलर बदल जाओ, ओम छुमंतर छो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये CH3 CH2 CH2X है या Br यहाँ ले लीजिए, ब्रोमीन ले लिए,
तो इसका रिएक्शन कराएं कि एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दें। अब भैया एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन की तरफ बढ़ेगा, एलिमिनेशन प्रोसीड करेगा, और एलिमिनेशन प्रोसीड करेगा तो इससे ये जुड़ा हुआ है, तो इसका Br और इसका क्या करेगा, मान लीजिए यहां से H को इसको कर दें तो ये H और ये Br, HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आराम से बना लेंगे एल्कीन प्रोडक्ट। लेकिन यही रिएक्शन अगर एक्वस KOH लिखा रहता है, यहाँ पे एक्वस KOH लिखा रहता तो ये OH माइनस यहाँ बनता, यहाँ से ऐसे जाता और ये H को ऐसे बाहर निकाल देता, और CH3 CH2 और CH2 और OH मतलब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता। तो ये आप कंडीशंस याद रखेंगे कि कब भैया एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ये कंडीशन आप याद कर लेंगे, सिंपल सच कंडीशन है, कोई आराम की बात है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़ी बारी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हम दबा के पूछता है एग्जाम में। ठीक है, क्या रिएक्शन का नाम क्या है, उड्ज रिएक्शन। ठीक है, उड्ज रिएक्शन, भाई ये कलर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उड्ज रिएक्शन है। देखिए उड्ज रिएक्शन सिंपल समझिए क्या होता क्या है। उड्ज रिएक्शन में क्या है, एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और साथ में क्या लेते हैं, सोडियम। क्या लेते हैं, सोडियम, दूसरे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो सोडियम है, ये दोनों हैलाइड, ये जो हेलो ग्रुप है इन दोनों का, ये दोनों को, दो सोडियम इसीलिए लेते हैं कि दोनों के हैलाइड्स को क्या करा दे, अपने साथ जोड़ ले। तो यहाँ से ये भाई क्या है, प्लस के फॉर्म में रहता है सोडियम बहुत ज्यादा, ये माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, इन दोनों के साथ बना लेगा NaI। और ये जो R है एल्काइल ग्रुप, वो दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड था, तो ये दोनों किसके साथ चले गए, सोडियम के साथ NaI बना दिए, सोडियम आयोडाइड बना लिए, और मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़ करके क्या बना लिया, ईथेन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि उड्ज रिएक्शन क्या होता है, और कभी भी ये R के जगह के एराइल सिस्टम नहीं होगा, एराइल सिस्टम होगा तो वहां पे फिटिक रिएक्शन होता है, वो आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, उसका रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन देखिए, फ्रैंकलिन रिएक्शन भी उसी जैसा है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे Zn, सोडियम ले रहे थे यहाँ, वहां पे यहाँ क्या ले रहे हैं, Zn ले रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे करा दिए, Zn से करा दिए भैया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ताकि ये तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हैं ताकि जिंक क्या है, इसी से रिएक्शन ना करने लगे। ये जो एल्काइल हैलाइड है भाई, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कोई एक्वस कंडीशन है, पता जिंक का हाइड्रोक्साइड बना लिया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बना लिया, तो ड्राई ईथर कंडीशन लेकर के रिएक्शन कराते हैं। अब ये Zn क्या है, X इससे ले लेगा, एक X इससे लेगा और ZnX2 बना लेगा, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, एल्केन। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं, CH3 और Br ले लिए, प्लस रिएक्शन Zn से करा दिए, Br CH3 ले लिए, इसका रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 मतलब कि इथेन, और साथ में ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या, देखिए उड्ज रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन थोड़ा सा अंतर है कि फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या कर लेते हैं, जिंक लेते हैं, वहीं उड्ज रिएक्शन में क्या लेते हैं, यूज करते हैं हम लोग, सोडियम यूज करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, एंट्रेंस पर्पज के लिए कंफ्यूजिंग करता है ना, इसलिए। ठीक है, देखिए रिएक्शन विद केसीएन एंड एजीसी, पहले दिमाग में जब क्या भाई, क्या अंतर है, क्यों अंतर है, काहे लिए अंतर है, CN घटाक से अटैक कराना चाहिए डिटेल। लेकिन देखिए दोनों अलग तरीके के रिएक्शन, क्यों अलग होता है ये रिएक्शन, देखिए केसीएन है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बहुत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आता है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर तुरंत अटैक करेगा, और R से क्या करेगा, X को बाहर निकाल देगा और जाकर के CN जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, RCN। ठीक है, मतलब C की तरफ से जुड़ रहा है, मतलब साइनाइड बन रहा है, समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्या है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, क्या C पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, AgCN में
कोवेलेंटली जुड़ा होता है। तो यहां पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेगा भैया तो किसकी तरफ से जुड़ेगा? नाइट्रोजन की तरफ से ही तो जुड़ेगा ना। तो जब नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो ये RNC बना लेगा। तो जब RNC बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो ये ध्यान रखेंगे भैया कि जब KCN से रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का तो साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से रिएक्शन होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। आपको रिएक्शन करके दे देगा AgCN का और उसमें ऑप्शन में साइनाइड भी प्रोडक्ट रहेगा, आप फटाक से मार देंगे। लेकिन अब जो है नहीं मारेंगे, आप कहेंगे कि नहीं भैया AgCN है तो हमको कहाँ करना है? आइसोसाइनाइड बनाना है। और क्यों बनाना है वो आपको हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिएक्शन विथ KNO2 और AgNO2 ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी जैसा रिएक्शन है। देखिए सिंपल सा भैया, जैसे वहां पे था वहां पे भी क्या है? K+NO2- बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये N की तरफ से अटैक कर दिया तो नाइट्रो एल्केन बना गया, NO2 बन गया। वहीं यहां पर भी वही सेम चीज है कि O- यहां पे भी क्या है? सिस्टम डिस्टर्बेंस। यहां O की तरफ से जो, सॉरी उल्टा हो गया, यहां पे क्या है लिखा तो RnO2 दोनों में है, पर देखिए ध्यान रखिएगा यहां पे क्या होता है कि O के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, N के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये N की तरफ से जाकर के जुड़ता है, ठीक है। जबकि यहां पे क्या है? O की तरफ से जुड़ता है तो ये सिंपल बनता है। तो यहां पे क्या होता है? नाइट्राइट का फॉर्मेशन। मतलब ये ध्यान रखेंगे O की तरफ से कहां जुड़ा हुआ है? O नाइट्रो बोलते हैं और N नाइट्रो बोलते हैं, ये लिखते हैं ना हम लोग O नाइट्रो और N नाइट्रो। तो O की तरफ से कहां जुड़ेगा? जब AgNO2 है। और N की तरफ से कब जुड़ेगा? जब यहाँ KNO2 है ना, तो AgNO2 वाला रिएक्शन करा दे क्या? देखिए गलत हम रिएक्शन लिख दिए हैं यहाँ पे। KNO2 एक KNO2 रहेगा, रिएक्शन ही गलत लिख के आया यहाँ पे। तो आप समझ लीजिए, छोड़िए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से मैं रिएक्शन को अलग से बता देता हूँ। देखिए जब AgNO2 की बात आएगी तो वहां पे क्या है कि आप RH से रिएक्शन कराएंगे तो RnO2 N की तरफ से जुड़ेगा। देखिए N की तरफ से क्यों जुड़ता है? क्योंकि O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो K+ के केस में आएगा, यहां पे नहीं आएगा, तो N का जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करता है। जबकि KNO2 अगर है वो RH से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? O के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अटैक करता है और इसे बनाता है। तो वहां पे क्या होगा? आपको RH में ONO बनेगा, ठीक है। नाइट्राइट लिखते हैं इसको, नाइट्राइट। और यहां पे क्या बनता है? नाइट्रो बनता है, ठीक है। मैं नोट्स में उसको एडिट कर दूंगा, सेम रिएक्शन मैंने ऐड कर दिया है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ लिया आप लोग, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये KNO2 वाला रिएक्शन रहेगा, यहाँ पे एक सही है ये। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई कि Ag वाला केस है तो वहाँ N की तरफ से जुड़ेगा, K वाला केस है तो O की तरफ से जुड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिडक्शन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो एल्काइल हैलाइड का जो भी रिडक्शन है, देखिए बहुत सारा मेथड है। आपको Na निकेल के प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिड्यूस करा दें, Hi रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करा दें, और NaBH4 LiBlH4 के Zn कपल रिएक्शन एल्कोहल के प्रेजेंस में करा दें, या Zn एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करा दिए, तो भी क्या आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्कीन बनता है। मतलब एल्काइल हाइलाइड को रिड्यूस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। जैसे कुछ रिएक्शन देखें, अगर रिएक्शन देखें, मान लीजिए CH3 CH2 Br है, इसका रिएक्शन करा दीजिए आप NaBH4 से या LiBH4 से रिएक्शन करें, तो ये प्रोडक्ट क्या इसको रिड्यूस करेगा, क्या बना देगा? CH3 मतलब कि ईथेन बना देगा। तो रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, विलियमसन सिंथेसिस। ये कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे क्या बनता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? ईथर। तो इसमें सिंपल रिएक्शन क्या होता है? एल्काइल हैलाइड लिए, उसका रिएक्शन करा दिया सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे? सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ रिएक्शन क्या होता है भैया? जैसे पिछली वीडियो में पढ़े थे ना, SN2 रिएक्शन, वही होता है। यहाँ से ये O- RO- बनेगा, A+ बनेगा, ये O- इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से R निकलेगा, यही तो होता है SN2 रिएक्शन। तो ये देखिए क्या बन रहा है? R-OR बन गया ना, यही ईथर है, RO
और यही तो ईथर है, क्या है, यही तो ईथर है। और ये जो Na+ होता है तो X- के रूप में यहाँ निकलता है, तो इससे जाकर के बॉन्डिंग बना लेता है, NX बना लेता है। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लिए, मिथाइल आयोडाइड लिए और रिएक्शन करा दिए सोडियम मेथॉक्साइड से, तो यहाँ पे O- आया, प्लस आया, ये इस पर अटैक करेगा, I- क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो CH3 CH2O CH3 बन गया फॉर्मेशन, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। तो विलियमसन सिंथेसिस है नहीं कुछ भैया, सिंपल क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेती हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं, SN2 मैकेनिज्म पाथवे फॉलो करता है और हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है जो कि ईथर है। क्या है, ईथर है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए, आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मजा आएगा आपको, कुछ क्वेश्चंस इसमें से देखने को जरूर मिल सकते हैं, तो मन से पढ़िएगा। अब जैसे अभी तक रिएक्शंस बात हो रहा था हेलो एल्केन्स हेलो एल का, अब हेलोरीन्स की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक सिस्टम में, एरोमेटिक सिस्टम है ये, इसमें जब आपको क्या है, एरोमेटिक सिस्टम में जब आपको ब्रोमीन मिल जाए, देखने को मिल गया, तो उसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन हो गया भाई, हेलो एरीन, हेलो हेलो एरीन, एरीन हेलो, हेलो कौन, एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन्स हो गया। चलिए इसके कुछ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमको समझ में आता है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट ने फटाक से सब, हाँ फ्रीडल, हेलोजिनेशन, बेंजीन का अगर हेलोजिनेशन करा दे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कैसे रिएक्शन होता है, कितना सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कितना सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे रिएक्शन देखें, बेंजीन लिए, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 से, AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं हेलोजिनेशन, चाहे AlBr3 कुछ भी लीजिए, तो ये क्या करता है, ये कैरियर है, Cl को एब्जॉर्ब करता है। तो पहले क्या होता है, ये AlCl4 के फॉर्म में बाहर, माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, Cl+, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, वो इस पर अटैक, ये इस पर अटैक करता है हमेशा, इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल ना बेचारा अटैक करता है। तो ये आकर के इस तरीके से एरोमेटिसिटी पहले डिस्टर्ब होती है, ठीक है, H यहाँ प्लस आ जाता है, फिर ये एरोमेटिसिटी खत्म कर देता है आकर के, और क्लोरोबेंजीन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है। तो वहाँ पे वो आप रिएक्शन मैकेनिज्म दे सकते हैं सिंपली। यहाँ समझना क्या है हमको भैया, कि प्रोडक्ट क्या बनता है, हेलो एरीन बनता है, एल्काइल सॉरी एराइल हैलाइड बनता है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन क्या करा सकते हैं हम, एकदम बढ़िया से आराम से, कोई समस्या नहीं होने वाली है, कि हम लोग हेलोजिनेशन करा दे बेंजीन का, चाहे ब्रोमीन का एडिशन करा दे, क्लोरीन का एडिशन करा दे, भैया आराम से का बन जाएगा एल्काइल। यार देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक है, एराइल हैलाइड बना हुआ है यहाँ पे भी, तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग, एराइल हैलाइड, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ, ठीक है, एराइल हैलाइड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से भी क्या बन सकता है, आराम से हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलोरीन। देखिए कैसे बन सकता है, ये है NH2, ठीक है, एनिलीन लिए, इसका रिएक्शन करा दिया HCl NaNO2 से, जिससे HNO2 का फॉर्मेशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड बन जाता है। और जैसे ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड बनता है, वो एनिलीन से रिएक्शन करके डाई अजोनियम सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, डाई अजोनियम सॉल्ट। अब डाई अजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कैसे करा देते हैं, Cu2H2 से, मतलब कॉपर का हैलाइड ले लेते हैं, और यहाँ से क्या होता है, ये हैलाइड जो लिए यहाँ से ये अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और N2 बाहर निकल जाता है, ठीक है, और X आकर के जुड़ दिया, BrCl कुछ भी आकर के आसानी से जुड़ जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन कैसे, भैया एनिलीन लिए, उसका रिएक्शन किससे करा दिए, किससे करा दिए बताइए ना, HNO2 से, तो क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो उसका रिएक्शन Cu2H2 के प्रेजेंस में हीट कर दिए, N2 गैस बाहर निकल गया, X आकर के ब्रोमीन क्लोरीन आकर के आसानी से सिंपल जुड़ गया और हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही रिएक्शन बाल्च सीमेन रिएक्शन है, यहाँ पे भी वही रिएक्शन तरीके से होता है। पहले क्या है, आपको डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाना ही है, फिर क्या करता है, यहाँ अंतर क्या है कि फ्लोरोबेंजीन, उससे क्या है, फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन आसानी से बन नहीं पाता है, क्योंकि फ्लोरीन का एडिशन कराना थोड़ा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है, HbF4 ले लेते हैं, HbF4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो फिर ये BF4 में से F- निकलता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ अटैक कर देता है खुद ही, और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है N2 हीट करने पे। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन अगर हमको बनाना है तो बाल्च सीमेन रिएक्शन से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हैलोएरिन्स जो होते हैं उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक तुलना में बहुत कम होती है। क्यों कम होती है कि भैया यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। कहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है, रेजोनेंस में। तो इस पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड कैरेक्टर। देखिए यहाँ दिख रहा है ना पाई बॉन्ड कैरेक्टर। अब भैया ये पाई बॉन्ड कैरेक्टर, अब इसको तोड़ना क्या है, बड़ा मुश्किल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं भैया, तो क्या है, सीएल को बाहर निकालना पड़ेगा। अब सीएल को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सीएल को जब बाहर निकालना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो कब ये किस कंडीशन में रिएक्शन दे सकता है, तभी देता है। जैसे देखिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि बहुत क्या लगा दिए, मान लो सीएल है, इससे क्या लगा दिया, NO2 लगा दिए, NO2 लगा दिए, NO2 लगा दिए, ठीक है। तब जाकर के ये रिएक्शन H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, OH आकर के यहाँ से जुड़ जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। तो इस कंडीशन में जब NO2 ग्रुप जैसे लगा है, ठीक है, रिंग को क्या करने वाला, डीएक्टिवेट करने वाला, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तब जाकर के कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कि रिएक्शन क्या करेगा, रेट रिएक्शन को उसको इनहांस करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। नॉर्मली क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में सीएल डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो वो बहुत ही का रेट कम हो जाता है, इसलिए वो रिएक्शन देता ही नहीं है आसानी से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एराइल हैलाइड की बात कर ले, हैलोएरीन की बात कर ले, तो वहां भैया होता नहीं है सही से, ठीक है। सब जगह गड़बड़ हो गया है ना, ध्यान नहीं, ठीक है बात। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, बहुत आसानी से होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है भैया, क्लोरीन हैलोजन कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। और आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो कुछ भी करिए, कुछ भी एडिशन करिए, जैसे इसकी बात कर लिए, ठीक है, हैलोजिनेशन ही कराना है, मान लीजिए Cl है और Cl ही जोड़ना है, Cl2 ले लिए और क्या जो ले लिए AlCl3 लेते हैं, हमेशा याद रखते हैं, AlCl3 ले लिए। तो हमेशा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, Cl के ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और Cl के पैरा पे भी जुड़ेगा, यहाँ आप समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, लेकिन पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई बगल बगल में है, झगड़ा होगा तो ये प्रोडक्ट कम बनता है, तो ये माइनर बनता है, ठीक है। वैसे ही रिएक्शन क्या है, एल्काइलेशन करा दीजिए, फ्रिडल क्राफ्ट या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दीजिए, जैसे CH3 Cl ले लिए, AlCl3 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, CH3 आकर के जुड़ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, आर्थो वाला भी बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। नाइट्रेशन कराना हो, NO2 HNO3 ले लिए, नाइट्रोजन कराना हो कॉन्सेंट्रेट, NO2 आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, ठीक, सिंपल रिएक्शन है। सल्फोनेशन कराना है तो SO3H जुड़ जाएगा, ठीक है। बनेगा आर्थो वाला भी और पैरा वाला भी, दोनों प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उस समय कोई शक शुबा नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या है, दोनों तरीके का बनता है, लेकिन जो मेजर कौन होगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये आप सिंपल एकदम समझिए। तो आसानी से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होता है, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने में समस्या होती है। वो कंडीशन आपको मैंने बताया कि कब किस कंडीशन में वो दे सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कराएंगे, सल्फोनेशन करा ले सकते हैं, आसानी से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ रिएक्शंस थे हैलोएरीन्स के प्रिपरेशन के लिए, और IPC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है। अब उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे के चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, द रिएक्शन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ, पूछा कि ये एग्जांपल किसका है रिएक्शन में। तो यहाँ देखिए सिंपल ब्यूटाइल ब्रोमाइड KCN से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पूरा लिखा नहीं है, NBU CN आकर जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे N-ब्यूटाइल CN जुड़ा हुआ है अगर तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे CN की बात आ रही है, तो K प्लस जो है, K प्लस और CN माइनस के फॉर्म में यहाँ ब्रेक होगा, ठीक है। अगर CN K प्लस और CN माइनस के फॉर्म में अगर ब्रेक हुआ तो ये CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा। और रिएक्शन देखिए क्या है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड का अगर स्ट्रक्चर बनाए CH3 CH2 CH2 Br, एक और CH2 Br,
अब यहाँ पे अटैक हो रहा है, ये कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी हैलाइड। और प्राइमरी हैलाइड को रिएक्शन कौन प्रेफर करता है? SN2। ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। प्राइमरी हैलाइड को हमेशा कौन प्रेफर करता है? हम लोग रिएक्टिविटी में आर्डर में देखे थे, कौन करता है? SN2 प्रेफर करता है। अगर ये टर्सरी होता, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता, तो वहां पे आपको SN1 देखने को मिलता। तो ये रिएक्शन यहाँ का SN1 है, तो आंसर नंबर 4 इज द राइट, सॉरी SN2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुल जा सिम। द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH इज एन एग्जांपल। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपसे उसी समय बोला था कि आपको एक्वस कंडीशन अगर कहीं देखा KOH का, तुरंत कह देंगे कि सब्स्टिट्यूशन है। क्या है भैया? सब्स्टिट्यूशन। वहीं अगर अल्कोहलिक KOH अगर दिख रहा है तो आप बता देंगे कि एलिमिनेशन है। ये कंडीशन ही याद कर लीजिए भैया, तुरंत कहिए कि अगर एक्वस कंडीशन कहीं दिख रहा है KOH के साथ तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर एल्कोहलिक KOH दिख रहा है तो एलिमिनेशन। तो पहले किसकी बात की है? एक्वस की, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन एंड, कहाँ गया सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, मतलब फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच इज जेम डाइहाइलाइड। देखिए इसके बारे में शायद क्लास में चर्चा ना हो, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। दो तरीके की डाइहाइलाइड्स होती है, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल और विसिनल। जेमिनल क्या होता है? जब एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन, डाइहाइलाइड से दो हैलाइड या कोई भी ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी है, तो एक ही कार्बन पे जब दोनों हैलाइड जुड़ा होता है तो उसको जेमिनल बोलते हैं। दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल। तो विसिनल कब होगा? जब दोनों कार्बन के हैलाइड्स अलग अलग कार्बन पे जुड़ेंगे, मतलब दो हैलाइड्स है, डाई हैलाइड्स है, तो दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हो। वही जेमिनल क्या है? जब एक ही कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन में देखिए CH, दो ठो Br यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जेमिनल हो गया। बाकी यहाँ देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जेमिनल मतलब सेम कार्बन से दोनों, और अगर विसिनल पूछ रहा है तो दोनों अलग अलग कार्बन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ C2H5Br है, एक्वस KCN से रिएक्शन कर रहा है, C2H5CN बना रहा है KBr। सेम तरीके का रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस KCN, CN एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा C2H5CN। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। The OH group of an alcohol or the carboxylic acid can be replaced by using। देखिए OH जैसे COH है, RCOOH, ये OH की कह रहा है कि ये HOH को यहाँ से रिप्लेस करके क्या लगा दें? Cl। ये OH है, इसको रिप्लेस करके Cl कैसे आएगा? तो देखिए इसके लिए दो रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं या PCl5 से कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SOCl2 का ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो यहाँ ये तो होगा नहीं, क्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्शन होता नहीं है, HCl से रिएक्शन कराएंगे नहीं, PCl5 इज द राइट आंसर। अगर Cl आपको एसिड से एसिड हैलाइड इसको बोलते हैं, एसिड से अगर एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? PCl5 से रिएक्शन कराना पड़ेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, और बन जाएगा क्या? क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बन के तैयार हो जाएगा और कहेगा कि हम तैयार हो गए। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे की तरफ मूव करें, चलिए देखिए विच नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ हेलोइरीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ ये याद कर लीजिए आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, ये कंडीशन है, नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ हेलोइरीन की बात कर रहे हैं, इसमें आप कंडीशन याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो है वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब फ्लोरीन का रेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl Br आयोडीन, यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर, तो इसका मतलब फ्लोरीन का जो डेरिवेटिव होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्टर होगी, तो ये फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। मोस्ट रिएक्टिव पूछा है ना? हाँ करेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंडीशन यहाँ याद रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी। वैसे हम लोग चर्चा ही किए थे कि ये जो बिना नाइट्रो ग्रुप का मतलब हेलोइरीन की बात करें तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्यों होती है बताइए? क्यों होती है?
क्योंकि इस पे होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो Cl पे या हेलोजन जो भी है वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आने लगता है, तो वो उसको ब्रेक करना क्या है, ईजी नहीं है। अगर ईजी नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। चलिए एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं असर्शन। फास्फोरस क्लोराइड ट्राई एंड पेंटा आर प्रीफर्ड ओवर थायोनिल क्लोराइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ना 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 भाई, रे बाप रे बाप, SOCl2 तो PCl5 और PCl3 से ज़्यादा बेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये तो भाई असर्शन तो गलत हो गया। रीजन की बात कर लें, फास्फोरस क्लोराइड्स गिव प्योर अल्काइलाइट्स, ना 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 ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए बोथ असर्शन और रीजन दोनों, बोथ असर्शन रीजन दोनों गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, प्रोडक्ट की बात किया है तो हम लोग इसको देख करके पेज पे बढ़ा लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की बात किया है। पहले पॉइंट में क्या किया है, HBr से रिएक्शन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड के, और दूसरा अल्कोहलिक KOH की बात की है। तो बढ़ाते हैं, रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या था, CH3 CH2, फिर से चेक कर लेते हैं क्या था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 था ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराने के लिए कहा है HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, समझ लो पेरोक्साइड है, ठीक है। ये रिएक्शन देखिए आपको पता है तो उस दिन कि जब HBr का रिएक्शन कराते हैं, अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। वहीं अगर किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एंटी पेरोक्साइड सॉरी नहीं रहेगा तो वहाँ मार्कोनिकॉफ करता है फॉलो। तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ करेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा हो, और मार्कोनिकॉफ कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा हो। तो यहाँ Br इधर की तरफ जुड़ेगा आकर के, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ सॉरी CH2 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़ेगा, CH2 Br। अब फिर सेकेंड रिएक्शन में कहा है कि KOH से रिएक्शन करा दीजिए, KOH अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से एक H, इसका ये जो H है यहाँ से, और इसका बेयर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, जो पहले स्टार्ट किए थे वही प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो मेहनत ही क्या कर रहे थे, पढ़ने के लिए कर रहे थे और किस लिए। तो यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट सेम दिख रहा हो, CH3 CH, थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। पेरोक्साइड का केस अगर HBr के साथ है, HCl है HI है तब नहीं, HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है तभी की बात करेंगे कि पेरोक्साइड के केस में तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये कहा है CH3X है, एराइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, पहचानने के लिए आपको बताया, ठीक है, सिंपली पहचानने के लिए बताया तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए जब हैलाइड यहाँ है, ये इसको देखें, जब हैलाइड के कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसको एलाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक क्या होता है, जब डायरेक्ट उसी से जुड़ा हो, ये जब डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा, जैसे ये हो गया क्या, एराइलिक हैलाइड, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम से है। और ये हो गया भैया एल्काइल हैलाइड, डायरेक्ट कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक्स, एल्काइल ग्रुप है ये, एल्काइल से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ए वाला किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे से, बी वाला किससे जुड़ा हुआ है, चौथे से, सी वाला किससे जुड़ा है, पहले से, और तीसरा, ठीक है। तो यही आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए SN2 रिएक्शन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड CH3Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 का ट्वाइस CHCl और CH3 का थ्राइस। SN2 की बात कर रहे हैं तो आपको जानते हैं यहाँ की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होता जाएगा, होता है ना। तो सबसे कम इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और इसमें होगा, फिर उससे कम, फिर इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो CH3Cl में होता है, ठीक है।
रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, CH3Cl में, फिर CH2Cl में, फिर CH3 का ट्वाइस CHCl में, और उसके बाद CH3Cl। तो सर ये आंसर जो होगा वो सबसे SN2 के बाद, यही SN1 की बात होती तो जो लेटेस्ट मतलब जो उसका जस्ट रिवर्स हो जाता। ठीक है, देखिए IUPAC नेम पूछा है किसका, 2-chloro-2-methyl-butane with sodium ethoxide in ethanol, the product IUPAC name is। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात किया है, 2-chloro-2-methyl-butane, मतलब अगर हम इसकी बात करें CH3C, यहाँ Cl अगर लगा दे, यहाँ CH3 लगा दे, CH2 CH3, इसकी बात किया है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके, किसके, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में इथेनॉल, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद की बात बोल रहा है इसमें ना, एथेनॉलिक बोला है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH। तो ये CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें 2 मिथाइल, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें सिंपल देखें 1 2 3 4, चाहे इधर से नॉमेनक्लेचर नहीं, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो उसका नाम अगर लिखें तो क्या होगा, दूसरे पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल, और सेकंड पे ही डबल बॉन्ड है तो ब्यूट, 4 कार्बन है 2 इन, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अगर वो कहीं दिख रहा है हमको, या ब्यूट 2 इन लिखिए या 2 ब्यूटीन लिखिए, दोनों सही है, इसका मतलब है फर्स्ट वाला आंसर सही है, हमारा फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े। पूछा इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर। देखिए भैया एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है, अगर एल्काइल हैलाइड से हमको क्या बनाना है, ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो सिंपल आप कुछ मत सोचिए, क्या बना देंगे, विलियमसन सिंथेसिस। भैया सीधे के सीधे विलियमसन सिंथेसिस। क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस, RX रिएक्शन कराते हैं मिथाइल, ठीक है, मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड लेते हैं ना, सोडियम मिथॉक्साइड कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन होता है और ROR ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस से यहाँ आसानी से इथाइल क्लोराइड को डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्शन दिखाएं आपको बना करके, चलिए रिएक्शन देख लीजिए। CH3 CH2 Cl है, ठीक है, इसका रिएक्शन CH3 CH2 O माइनस Na प्लस, मतलब सोडियम इथॉक्साइड से करा दीजिए। यहाँ से ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 डाईइथाइल ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़े। देखिए टॉल्यूइन ऑन रिएक्शन विद एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS शॉर्ट फॉर्म में इसको NBS लिखते हैं। टॉल्यूइन का रिएक्शन अगर NBS से कराते हैं तो क्या होगा, देखिए सिंपल, अगर यहाँ पे CH3 है, NBS से रिएक्शन कराते हैं, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रोमीन है, चूंकि ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, Br निकालता है इससे, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ये क्या करता है, ये यहाँ रिंग पे अटैक नहीं करता है, वो साइड चेन हेलोजिनेशन करता है। ये CH3 को क्या कन्वर्ट कर देगा, CH3 को यहाँ से, ये CH3 जो है वो CH2Br में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे रिंग में Br नहीं जुड़ करके साइड चेन बनता है। तो और तो ब्रोमो, ये तो खत्म कहानी इसका, यही बनेगा फिनाइल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, एकदम सिंपल, आसानी से पहला वाला आंसर सही हो। आगे बढ़िए। देखिए व्हाट रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन विथ एल्कोहलिक केवच, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो पहला काम करिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH CH2, 1 2 3 4 5 हो गया, CH3 कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए ब्रोमो, हो गया ना 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इसका रिएक्शन करा दीजिए अल्कोहलिक केवच से, मतलब क्या होगा, अल्कोहलिक केवच मतलब इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन जब होता है, देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं, तो इलिमिनेशन होगा तो अगर दोनों तरफ ऑप्शन रहता है तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करता है। क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करता है। तो यहाँ से H जुड़ेगा, HBr, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, यहाँ देखते हैं ना, CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन गया। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो पेन टू इन सिवल दिया नहीं था, टू पेंटीन दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको सिस और ट्रांस भी बताना पड़ेगा। और जब सिस और ट्रांस बताना पड़ेगा तो ये हमेशा कंडीशन याद रखिए कि जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है E1 के केस में, एलिमिनेशन E1 के केस में, वहाँ हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर बनता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। ट्रांस प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर बनता है। तो यहाँ पे ट्रांस टू पेंटीन सही आंसर होगा, ट्रांस टू पेंटीन। आगे बढ़े, चलिए। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट का तो कई बार आपको बता चुके हैं कि जो क्लोरीन होता है फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन की बात आती है, फिर अगर आयोडीन होगा तो यहाँ, तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, देखिए पूछा द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटीन इज पेंट टू इन, दिस प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। देखिए भैया सेटजेफ रूल एक होता है। सेटजेफ रूल कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड, जबकि हाफमैन कहता है कि लेस बनेगा। तो यहाँ पे जो होता है एलिमिनेशन के केस में, वहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड की बात आती है। इसका मतलब सीधे हम किसको रिस्पेक्ट दे देंगे, सेटजेफ भैया को कह देंगे कि हाँ भैया आप जो है बढ़िया कर रहे हैं। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, थर्ड वाला इज द आंसर। ठीक है, थर्ड सही है। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग भैया कहता है कि सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, एल्कीन बनेगा, वो मोर सब्सटीट्यूटेड वाला स्टेबल होगा। तो चलिए, इतने कुछ क्वेश्चंस थे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके CUET सिलेबस से। तो जितने भी क्वेश्चन आप एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स है आप सॉल्व करिए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा ना, और लाइक शेयर तो ज़रूरी है ताकि वीडियो आसानी से सबके पास पहुंच सके। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।